ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स के जितने भी हमारे पास टोटल जो इसकी टेक्निक्स हैं कह लें, या हम इसमें जो भी वर्किंग करते हैं इसको बेसिकली हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व्स है इसमें ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन एंड डिस्प्ले ऑफ डाटा इनटू टेबल्स, ग्राफ्स एंड समरी नंबर्स। मतलब आपके पास डाटा जो आता है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेज करना, उसको समराइज करना, उसको टेबल या ग्राफ की फॉर्म में डिस्प्ले करना और फिर उससे कुछ फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स कैलकुलेट करना, जस्ट लाइक एवरेज ऑफ डाटा, वेरिएशन प्रेजेंट इन द डाटा। तो ये सब कुछ आता है अंडर द ग्रुप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। Inferential statistics, it is using sample information such as X bar. X bar stands for sample average and some other measures of sample to draw inference about the population. Mean हम population को full को study नहीं कर रहे होंगे, लेकिन for example हमें population की average required है, तो वो एवरेज हम कैलकुलेट तो नहीं कर रहे, हम तो कैलकुलेट कर रहे होंगे सैंपल एवरेज, क्योंकि हम पॉपुलेशन की बजाय सैंपल सेलेक्ट करते हैं और सैंपल एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस सैंपल एवरेज को यूज करते हुए हमने पॉपुलेशन एवरेज के लिए कुछ कंक्लूड करना है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस कहलाता है इन्फ्रेंस ड्रॉ करना अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स। तो ये जो प्रोसीजर्स होंगे, इसमें जो टेक्निक्स यूज आएंगी होंगी, ये सब अंडर द ग्रुप ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आएगा। वेरिएबल, any characteristic that varies from object to object, place to place, or over time is known as variable. For example, marks, age, height, sex, temperature, sales, revenue, time, etc. For example, आपका इंटरेस्ट किस में है? आप पूछना चाह रहे हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के मार्क्स। तो क्या मार्क्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन? यस इट इज। एज वेरी करती है? यस ऑफ कोर्स। हाइट, जेंडर, टेम्परेचर, सेल्स, सेल्स वेरी करती है स्टोर टू स्टोर? यस ऑफ कोर्स। तो ये सब वेरिएबल है। अब वेरिएबल जो है वो इट मे बी क्वालिटेटिव और ए क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल जो नॉन न्यूमेरिक हो, जिसमें सिर्फ कैटेगरीज ऑब्जर्व की जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके नेम्स पूछूं, आपके नेम्स क्या हैं? लेबल्स हैं, आपके कैटेगरीज हैं। आपके ग्रेड्स पूछ लिए जाए, ग्रेड्स ए बी सी डी। आपका एजुकेशन लेवल पूछ लिया जाए, आई कलर, हेयर कलर। मतलब ऐसा वेरिएबल जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, it may be a discrete or a continuous. For example, number of students, number of chairs, number of deaths, number of births in a hospital, number of accidents. अगर आप देखें तो यहाँ सारा सभी नंबर आ रहा है और नंबर हमेशा होल नंबर होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चेयर्स, मतलब होगा या नहीं है, तो काउंट करना है सिर्फ इसमें। तो मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जो सिर्फ होल नंबर्स ही ले सकता है। और कंटिन्यूस वेरिएबल ऐसा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, न्यूमेरिक तो होगा ही, लेकिन ऐसा वेरिएबल है जिसकी फ्रैक्शनल भी और होल नंबर दोनों तरह से वैल्यूज पॉसिबल हैं, जो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक ईच एंड एवरी पॉसिबल वैल्यूज की हो सकती है। जैसे हाइट, वेट है तो 50 केजी से 60 केजी तक, ये इन बिटवीन, या 50 से 51 केजी के दरमियान में ही ये ईच एंड एवरी वैल्यू ले सकता है आपका वेट। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी इसकी पॉसिबल है और होल नंबर्स भी पॉसिबल हैं। जैसा वेरिएबल होगा वैसा ही नेचर डाटा की होगी। मतलब अगर आपका वेरिएबल क्वालिटेटिव है तो आप कहेंगे आपका डाटा क्वालिटेटिव है, अगर आपका वेरिएबल क्वांटिटेटिव है तो आपका डाटा क्वांटिटेटिव है, और उसमें भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस आपने जज करना है कि कौन सा वेरिएबल है आपका। देन है मेजरमेंट्स, मतलब वेरिएबल की हम मेजरमेंट्स कर रहे होंगे।
तो हमारे पास 4 लॉजिकली मेजरमेंट स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल. The process of assigning numbers or labels to objects or persons or states, etc., in accordance with specifically logically accepted rules for representing quantities or qualities of attributes or characteristics. Process of assigning numbers. हमने जो ऑब्जेक्ट्स को नंबर या लेबल असाइन करना है उस प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं. ओके, यहाँ अब हमारे पास 4 मेजरमेंट स्केल है. नॉमिनल. Nominal scales are used for labeling variable without any quantitative value. Nominal scales could simply be called labels. Nominal scales are mutually exclusive, no overlaps. Categories where order of the category is not important. अगर आप अपने क्वालिटेटिव वेरिएबल में जाते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल फॉर एग्जांपल आप आई कलर लेते हो, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, तो ये क्या है? ये कैटेगरीज हैं. जस्ट इनमें ऑर्डरिंग नहीं है, इनमें प्रेफरेंस नहीं है एक कैटेगरी को दूसरे पे. जस्ट ये कैटेगरीज हैं. जैसे आपके नेम्स, तो वो भी आपके लेबल्स हैं. जेंडर, बॉयज एंड गर्ल्स, तो इसमें भी ऑर्डर नहीं है कोई भी, विदाउट एनी ऑर्डर, जस्ट कैटेगरीज हैं. तो अगर आपका ऐसा वेरिएबल है तो आप कहेंगे हम नॉमिनल स्केल पे मेजरमेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल रिलीजन है, जेंडर है, और आपसे पूछा जाए कि ये इसका मेजरमेंट स्केल कौन सा है, तो आप कहेंगे नॉमिनल, क्योंकि नॉमिनल स्केल में जस्ट लेबल्स असाइन किए जाते हैं वेरिएबल को. अच्छा, अब ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डिनल स्केल में हम ऑर्डर्ड कैटेगरीज असाइन करते हैं वेरिएबल को. जैसे कि आपके ग्रेड्स, स्टूडेंट्स के ग्रेड्स ए बी सी डी, इसमें ए सुपर है, बी उससे बिलो, सी उससे बिलो और डी उससे पुअर. इसी तरह परफॉर्मेंस एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर. तो ये क्या है? यहाँ पर ऑर्डर आ गया है कैटेगरीज ही, मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल ही है, लेकिन ऐसा क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसमें कैटेगरीज को ऑर्डर दिया जा रहा है. ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसमें. But is the difference between very good and excellent the same as the difference between good and very good? We can't say. न्यूमेरिक नहीं है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में तो हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका ड्रॉबैक ये है कि हम ये तो हमें ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन जो डिफरेंस इन दो सुपर कैटेगरीज में है, क्या वही डिफरेंस गुड और वेरी गुड में है? तो हम ऐसा कुछ नहीं स्टेटमेंट दे सकते, हमें नहीं पता. जबकि आप अगर मार्क्स न्यूमेरिक वैल्यू की तरफ जाएं, वेरिएबल की वैल्यूज की तरफ, तो वहां हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. इंटरवल स्केल. Interval scales are numeric scales in which we know not only the order but also the exact differences between the values. अब यहाँ क्या है? ये न्यूमेरिक वेरिएबल के लिए है. जहां हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी तो हम उनमें डिफरेंसेस भी कैलकुलेट कर सकेंगे. इसमें कांस्टेंट इंटरवल साइज होगा. इंटरवल जो गैप है वो कांस्टेंट होगा. जैसे मैं टेम्परेचर की एग्जांपल लूं तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 31 डिग्री सेंटीग्रेड 1 का डिफरेंस. इसी तरह आप अगर कहते हो तो 40 और 41 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ भी 1 का ही डिफरेंस है. तो इनमें जो गैप है एक एक वैल्यू का, वो 1 का वो कांस्टेंट है. नो ट्रू जीरो. ट्रू जीरो क्या होता है? देयर इज नो सच थिंग एज नो टेम्परेचर. अच्छा, जब हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं तो मेजरिंग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी आता है टेम्परेचर की मेजरिंग में. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब यहाँ ये नहीं है कि टेम्परेचर नहीं है. टेम्परेचर तो है, इट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो यहाँ 0 के मतलब 0 नहीं है. ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज में 0 आता तो है, लेकिन उसका मीनिंग 0 नहीं होता. वैसे तो हम 0 का मीनिंग नथिंग लेते हैं ना, लेकिन यहाँ 0 का मीनिंग नथिंग नहीं है. इसी तरह IQ स्कोर्स की बात करें या शूज साइज की बात करें, तो इन वेरिएबल्स में भी 0 की वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ 0 का मतलब 0 नहीं होता.
Ratio scales tell us about the order. They tell us the exact value between units and they also have a true zero point. नॉर्मली जो हम वेरिएबल्स अपने ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ये रेशियो स्केल पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, मार्क्स, ये सब क्या है, इनमें जीरो का मतलब जीरो होगा, जीरो मार्क्स नहीं है, नथिंग, जीरो वेट, नथिंग, तो यहाँ ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आपको क्वालिटेटिव डाटा की प्रेजेंटेशन मिल रही है। एग्जाम्पल 1 है, कंसीडर द डाटा अबाउट जेंडर ऑफ 10 स्टूडेंट्स, मेक अ frequency distribution, relative frequency and percentage frequency of the above data and interpret your results. Make an appropriate graph. ये 3-4 क्वेश्चंस जो एट अ टाइम इस डाटा के लिए दे दिए गए हैं। जेंडर है 10 स्टूडेंट्स की, आपको सबसे पहले इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए क्या है, जो आपका वेरिएबल है एक टेबल बनाएंगे हम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबुलेशन होती है, टेबल की फॉर्म में डाटा की प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग आप देंगे जो कि आपका वेरिएबल है। यहाँ हमारे पास जेंडर है, जेंडर की जो कैटेगरीज हैं आप वो लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ मेल और फीमेल है। नेक्स्ट कॉलम इसका फ्रीक्वेंसी कॉलम होगा, एफ हेडिंग देंगे। अब आपने काउंट करना है, फ्रीक्वेंसी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन दिस पर्टिकुलर क्लास। नाउ यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ मेल्स इन योर डाटा सेट। 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर मेल्स हैं और अगर आप काउंट करें तो 3 फीमेल्स हैं। 7 और 3 फ्रीक्वेंसी कॉलम को अगर आप टोटल करें, इट शुड बी इक्वल टू योर सैंपल साइज। सैंपल साइज का आइडिया दिया था मैंने आपको कि इट इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सैंपल। तो यहाँ हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे डाटा सेट में। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया कि आपने जस्ट कैटेगरीज लिखनी है और उसके आगे उनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। नेक्स्ट आपको कहा गया जा रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, लाइक 7 डिवाइडेड बाय 10 और इसी तरह 3 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 0.7 और 0.3, दीज आर योर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। इस परसेंटेज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि 70% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेल व्हाइल 30% आर फीमेल। तो ये हमारा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, जिससे फिर हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मेक एन एप्रोप्रिएट ग्राफ। अब क्वालिटेटिव डाटा के लिए क्वालिटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बना है उसको हमने एक सूटेबल ग्राफ से, डायग्राम से प्रेजेंट करना है। एक्स एक्सिस पे आप अपनी कैटेगरीज ले लेंगे वेरिएबल की, जस्ट किसी भी पॉइंट पे थोड़े से डिस्टेंस से पे आप इनको लोकेट कर लेंगे और वाई एक्सिस पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, उसके लिहाज से जस्ट स्केलिंग कर लेंगे थोड़े इक्वल गैप के साथ, और इनमें इक्वल डिफरेंस होना चाहिए और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये आप इसको ड्रॉ करने के लिए स्केल लेंगे, जस्ट पॉइंट्स यहाँ पर लगाएंगे। अब आपने यहाँ मेल लोकेट किया है अगर, तो ये पॉइंट आपने मेल के लिए चूज किया है और ये फीमेल कैटेगरी के लिए। यहाँ पर अब आपने इसके दोनों साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स लगा लें, इसी तरह फीमेल के लिए। अब आपने इसको एक्सटेंड करना है, कितना, जितनी इस क्लास की, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी थी। जैसे यहाँ पे मेल है तो मेल की फ्रीक्वेंसी 7 थी, तो आप मेल के ऊपर ये जो रेक्टेंगल सी शेप बनाएंगे, इसकी हाइट 7 तक जाएगी और इसकी विड्थ आप पे डिपेंड करती है। ये बहुत थिन भी नहीं होना चाहिए, बहुत बारीक सा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा इसे स्क्वायर फॉर्म में भी नहीं जाना चाहिए। ये बार बनेगा
रेक्टेंगल शेप का, रेक्टेंगल से भी कम विड्थ वाला। और इसी तरह फीमेल के लिए एक बार बना देंगे और इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी? 3 तक, क्योंकि फीमेल की फ्रीक्वेंसी 3 है। Another example, suppose we have also collected data of sections of these 10 students as, अब हमने और 10 स्टूडेंट्स का डाटा भी कलेक्ट किया है। मेल फीमेल्स इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी है कि हमारे इन स्टूडेंट्स के सेक्शंस कौन से हैं। नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द क्रॉस टेबल ऑफ द अबव डाटा एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। आल्सो मेक एन एप्रोप्रिएट ग्राफ। अब जब आपके पास 2 वेरिएबल्स के लिहाज से डाटा है तो आप क्या करेंगे? आप इसका क्रॉस टेबल बनाएंगे। Frequency distribution for 2 variables is also known as cross table. एक साइड पे आप एक वेरिएबल की वैल्यूज ले लें, लाइक यहाँ हमने कॉलम्स में सेक्शंस ले लिए और रो वाइज हमने जेंडर ले ली है, मेल फीमेल, और इधर सेक्शन ले लिए। अब ये फर्स्ट एंट्री जो है सेक्शन ए और मेल्स, मतलब सेक्शन ए को मेल्स जितने मेल्स हैं यहाँ वो नंबर आएगा। आप काउंट करेंगे ओरिजिनल डाटा से कि आपके पास कितने ऐसे मेल्स हैं जो सेक्शन ए को बिलोंग करते हैं। तो ये एक, या ये सेकंड और ये थर्ड। देयर आर 3 मेल्स, दोज आर फ्रॉम सेक्शन ए। Similarly, you have to count the number of males which belongs to section B. There are 4 such males. There are 2 females which are belongs to section A and only 1 from section B. If you count the number of males, it should be equal to 7, as we know from previous table that there were 7 males. Similarly for females. Hope so it is clear for you. You may interpret it as there are 4 males from section B while 3 from section A, and there are 2 females from section A while 1 from section B. अब आपको यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना है। The graph for simple one variable is known as simple bar chart. If you have only one variable, then its chart is known as simple bar chart. And if you have more than 2 variables, then the chart for this is known as multiple bar chart. अब यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स पे देखें, 2 बार्स बन रहे हैं, one showing section A and second for section B. अब आपने इसको भी उसी तरह से ही ड्रॉ करना है कि आपने एक्स एक्सिस पे इनके लिए मेल और फीमेल के लिए कैटेगरीज को लोकेट कर लेना है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ही होगी। अब मेल पे 2 बार्स बनेंगे। फर्स्ट बार होगा जो कि सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के लिए होगा, और देखिए यहाँ डिफरेंट कलर्स किए हुए हैं, आप इनको डिफरेंट शेड्स दे सकते हो। और ये साइड पे एक की भी शो की गई है, मतलब ब्लू सेक्शन ए है और येलो जो है ऑरेंज, इट इज फॉर सेक्शन बी। अगर आप ये की नहीं देंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बार किस सेक्शन को शो कर रहा है। Simple bar chart. Another example. A bar chart is a type of chart which shows the values of different categories of data as rectangular bars with different lengths. For example, draw a simple bar chart to represent the population of 5 cities of the province Punjab. अब ये cities हैं लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, और इनकी पॉपुलेशन दी गई है आपको। अब सिटीज को आप क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे लोकेट करेंगे, वाई एक्सिस पे आप ये अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए स्केलिंग कर लेंगे। लाइक यहाँ 1500 से स्टार्ट होके 10,000 तक जा रहा है। यू मे टेक अ गैप ऑफ 2000। आप 0 से स्टार्ट करें,
2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 एंड 12,000। अब लाहौर की पॉपुलेशन के लिए जहां आपने लाहौर को कैटेगराइज किया है, यहाँ उसको लोकेट किया है, यहाँ पर ये जो गैप है इनके दरमियान में बार्स के, ये लोकेशंस जो है इनकी, इन सब में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। बी केयरफुल। और बार्स की विड्थ भी सभी में सेम होनी चाहिए। वो आप स्केल से कुछ भी पॉइंट डिसाइड कर लेंगे और बार्स के दरमियान थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए। अब लाहौर की पॉपुलेशन है 10,355, 10,355, तो इसमें बार जो बनेगा वो 10,000 और यहाँ कहीं 11,000 होगा, और 11,000 और 10,000 के दरमियान में कहीं 10,500 होगा। उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे 355 फॉल करेगा, तो ये 10,355 की हाइट का आपके पास लाहौर के लिए बार बन जाएगा। सिमिलरली रावलपिंडी के लिए 4,765 की हाइट का बार बनाएंगे। ये एक और एग्जांपल है जस्ट सिंपल बार चार्ट के लिए। इसको देख के सिर्फ हमें आइडिया क्या हो रहा है, यहाँ अगर हम वैल्यूज को देखें, नो डाउट हमें थोड़ा आइडिया हो रहा है फिगर्स को देखते हुए, लेकिन ग्राफ के को अंडरस्टैंड करने में हमें टाइम नहीं लगता। ये जस्ट डायरेक्ट इंप्रेशन है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लाहौर सिटी की है, while सरगोदा हैज लोएस्ट नंबर ऑफ population, number of people। मल्टीपल बार चार्ट के लिए एक और एग्जांपल, ये उसी तरह पॉपुलेशन का वही डाटा है, जस्ट उसमें आपको कैटेगराइज कर दिया है कि मेल और फीमेल का नंबर। तो अब हर सिटी के ऊपर दो दो बार्स बनेंगे, वन फॉर लाहौर एंड सेकंड, वन फॉर मेल्स एंड सेकंड फॉर फीमेल्स। ये भी आपने बना लेना है। कंपोनेंट बार चार्ट। अच्छा, ये जो हमारे पास कैटेगराइज की गई थी पॉपुलेशन मेल और फीमेल में, एक वे तो ये था कि हमने इसके लिए मल्टीपल बार चार्ट बना लिया, मतलब एक एक सिटी पे दो दो बार्स बना दिए। एक और वे क्या है, हम इसको किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन की हर सिटी में स्प्लिटिंग कर दें, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें। कंपोनेंट्स मीन मेल और फीमेल, मतलब पहले आप सिंपल बार चार्ट बनाएंगे जो टोटल पॉपुलेशन थी उससे, और फिर फॉर एग्जांपल लाहौर की टोटल थी 10,355, तो उतनी हाइट का आपने बार बना लिया। आप उसकी कटिंग कहाँ पे कर देंगे, मेल्स का नंबर है 5,385, वो तो 5,385 पे जाके आप कटिंग कर देंगे और उनको डिफरेंट शेड्स दे दें, और यहाँ पर आप साथ में की भी देंगे कि कौन सा कलर या कौन सा शेड जो है वो मेल्स को शो कर रहा है और कौन सा फीमेल्स को। लिसन, यहाँ दो कैटेगरीज हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Following data represent the number of infected plants from a sample of 20 experimental plots. Your task is to present it in tabular form. अब आपके पास डेटा जो है, देखें क्या है, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम ए सैंपल ऑफ 20 एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स। अब आपके पास 20 रीडिंग्स हैं ये, और ये वन शो कर रहा है कि उस फील्ड में एक इन्फेक्टेड प्लांट था। ये 4 शो कर रहा है कि उस फील्ड में कोई ऐसी फील्ड भी है जहां पर 4 इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं, और कोई ऐसी भी है जहां पे 0 है, कोई भी नहीं है। तो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, इन्फेक्टेड प्लांट होगा या नहीं होगा, तो ये हमारा ऑफ कोर्स डिस्क्रीट वेरिएबल है। और इसकी पॉसिबल वैल्यूज देखें अगर आप, तो क्या आ रही हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। अब इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, इसको मैं x कह लेती हूँ। इसकी पॉसिबल वैल्यूज जो भी आ रही हैं, अगर टू डाटा में नहीं होता तो आप नहीं लिखेंगे, जो डाटा में वैल्यू प्रेजेंट है वो ही लिखेंगे। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज आ गई। अब आप ये टेली बार कॉलम बनाएंगे, मतलब आप फर्स्ट रीडिंग लेंगे
देखेंगे डाटा में फर्स्ट रीडिंग क्या है। फर्स्ट रीडिंग है 1। तो टैली बार कॉलम क्या होता है, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वर्टिकल लाइन 1 थी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, तो 1 के सामने एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन 2 है, तो 2 के सामने एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। इसी तरह आप 1 बाय 1 ऑब्जर्वेशंस पिक करते जाएंगे और उनकी लाइंस जितनी ऑब्जर्वेशंस आती जाएंगी उतनी ही लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ देखें, जब आपके पास 4 ऑब्जर्वेशंस 4 लाइंस हो जाएंगी तो फिफ्थ वन से हम उसको कट करेंगे। मतलब 4 ऑब्जर्वेशंस 0 थी, फिफ्थ वन भी हमारे पास 0 आ गई, तो फिफ्थ वन से इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। ये ग्रुप बनाने के लिए 5 का हमें फिर काउंट करना इजी हो जाएगा। अंडरस्टूड होगा कि ये जो कटिंग हुई भी है ये 5 की है। देखिए यहाँ 5 की कटिंग के बाद एक और ऑब्जर्वेशन आ रही थी, तो 1 की, तो उसको आगे उसके लिए लाइन ड्रॉ की गई है। टैली बार कॉलम ऑप्शनल होता है, आप लगा बनाना चाहें तो लगाएं, अदरवाइज आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि सिर्फ इन ऑब्जर्वेशंस को काउंट करके आप फ्रीक्वेंसी कॉलम में लिखते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी कॉलम हो जाएगा और फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसी तरह से कि फ्रीक्वेंसी को आप टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट डाटा, तो ये ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है ये भी सिंपल बार चार्ट से होती है इसकी। जस्ट लाइक क्वालिटेटिव डाटा, डिस्क्रीट डाटा के लिए भी हम सिंपल बार चार्ट ही बनाते हैं। जो इसकी कैटेगरीज हैं, क्वांटिटेटिव कैटेगरीज, उनको आप एक्स एक्सिस पे ले लेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल की। जैसे कि यहाँ इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 थी, और फ्रीक्वेंसी कॉलम को देखते हुए आप वाई एक्सिस पे स्केलिंग कर लेंगे। फिर हर वैल्यू कितने टाइम आ रही है, जैसे 0 5 टाइम्स आ रहा है तो 5 की हाइट का इसका बार बन जाएगा। सेम फॉर ऑल अदर कैटेगरीज। A pie chart is a type of graph which a circle is divided into sectors that each represent a proportion of the whole. रिमेंबर, पाई चार्ट जो है ये अल्टरनेट है हमारे पास सिंपल बार चार्ट का। सिंपल बार चार्ट में हम बार्स बनाते हैं हर कैटेगरी के लिए, तो पाई चार्ट में हम एक सर्कल को उसके सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब द ब्लड ग्रुप ऑफ 70 स्टूडेंट्स वर टेस्टेड एंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। अब ये ए बी और ए बी जो हैं ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनकी फ्रीक्वेंसी, ये मतलब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है डिस्क्रीट वेरिएबल का। अब आपने इसको प्रेजेंट करना है पाई चार्ट से। तो ये देखें, यहाँ पर ब्लू जो है वो ए को शो कर रहा है, 11% ए को बिलोंग कर रहे हैं। ये जो ऑरेंज है ये बी को शो कर रहा है और 43% बी ब्लड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, 29% ओ से, और 17% जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब ये सेक्टर किस तरह से आप बनाएंगे, आप फर्स्ट कॉलम में तो ब्लड ग्रुप्स आ जाएंगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले भी कैलकुलेट की थी फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके, और फिर हमने परसेंट फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की थी 100 से मल्टीप्लाई करके। ये तो हमारे पास परसेंटेज आ गई जो कि उसमें लिखी हुई थी 11%, 43%। दीज आर दी परसेंटेजेस of observations that are belongs to these groups. Now you have to calculate angle of circle. सर्कल की पार्टीशनिंग हमेशा एंगल की कैलकुलेशन से ही की जा सकती हैं। टोटल एंगल जो है उसका सर्कल का वो 360 डिग्री होता है। अब उसको उसके सेगमेंट्स में कैसे डिवाइड करना है, एंगल बनाने के लिए आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास ये आ रही है 0.11, 0.43, 0.11 को 360 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 39.6 आ जाएगा।
0.43 को आप 360 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 154.8 आ जाएगा, लाइक दिस। तो ये आपके पास एंगल्स आ जाएंगे। अब इन एंगल्स को क्या करना है आपने, आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर अगर आप अपने टूल्स देखें, जो उसमें आपके पास डी शेप होती है, डी, उसके ऊपर एंगल्स बने हुए होते हैं। आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे राउंड। अब वो जो प्रोटेक्टर डी शेप, प्रोटेक्टर नहीं सॉरी, जो इसमें डी शेप होती है, उसको आप इस तरह से सर्कल के ऊपर रखेंगे और उसमें से आपने सबसे पहले इधर 0 एंगल से लेके कहाँ पे जाके कटिंग करनी है। फर्स्ट एंगल आपके पास 39.6 का आ रहा है, तो इस पे डी पे जहाँ देखिए यहाँ 45 होगा, 45 से थोड़ा पीछे ये यहाँ पर जाके इसकी कटिंग हो जाएगी 39.6 पे, और इधर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इधर भी, तो ये आपका फर्स्ट सेक्टर की कटिंग हो जाएगी। अब आप डी को उठाएंगे और उसकी बेस ये बनाएंगे, उसकी बेस ये होगी और ये उसका राउंड शेप उसकी। अब आपने एंगल यूज पिक करना है 154.8, ठीक है। तो ये आप इधर से चूज कर लेंगे, यहाँ पे 90 और यहाँ 180 होना है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके कहीं होगा, तो वहां पर आप कटिंग कर देंगे। और फिर अगेन प्रोटेक्टर इसको डी को उठाएंगे, आप उसकी बेस चेंज करते जाएंगे और एंगल्स की कटिंग करते जाएंगे। होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो ही आपको ये क्लियर होगा। ये उसी डाटा के लिए सिंपल बार चार्ट बना के शो किया गया है ब्लड ग्रुप वाले डाटा के लिए। और ये एक और सिंपल बार चार्ट की एग्जांपल आपको दी जा रही है। ओवर ईयर्स टर्न ओवर ऑफ ए कंपनी है, तो ये जस्ट आपने उसके सिंपल बार चार्ट्स बनाने हैं।